श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब मंदिर से जुड़े केवल 2 महत्वपूर्ण निर्माण कार्य शेष हैं, जिन्हें भी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि पहला कार्य पुरानी मंदिर का मेमोरियल यानी स्मृति स्थल तैयार करना है। ये मेमोरियल ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये उस प्राचीन मंदिर की स्मृति को संरक्षित करेगा जो लंबे समय तक आस्था, संघर्ष और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। ये मेमोरियल आने वाली पीढ़ियों को राम जन्मभूमि आंदोलन के ऐतिहासिक संदर्भ और उसके सांस्कृतिक महत्व से जोड़ने का कार्य करेगा। दूसरा शेष कार्य बलिदानियों की स्मृति में बनाए जा रहे स्मारक से संबंधित है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ये स्मारक उन सभी ज्ञात अज्ञात लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रतीक होगा जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये स्मारक केवल एक संरचना नहीं, बल्कि त्याग, संघर्ष और आस्था के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक होगा। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में की गई समीक्षा बैठक से ये स्पष्ट संकेत मिला है कि इन दोनों शेष निर्माण कार्यों को मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। निर्माण समिति और उससे जुड़े सभी ट्रस्ट, इंजीनियर, वास्तुविद और श्रमिक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं ताकि तय समय सीमा का पालन किया जा सके। नृपेंद्र मिश्रा ने ये भी रेखांकित किया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनकर उभरा है। मंदिर निर्माण की पूर्णता के साथ अयोध्या वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित हो रही है। अंत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जब ये दोनों स्मारक भी पूर्ण हो जाएंगे, तब श्री राम जन्मभूमि परिसर आस्था, इतिहास और बलिदान की त्रिवेणी के रूप में पूरी तरह से आकार ले लेगा और श्रद्धालुओं के लिए एक समग्र आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगा। 2 बजे से तो अधिकांश समय ट्रस्ट की बैठक की तैयारी के बारे में ही हम लोगों का लगेगा। जैसा आपने स्वयं कहा, मंदिर पूर्ण हो चुका है। अब केवल निर्माण की दृष्टि से 2 मंदिर से बहुत ही जो संबंधित सीधे हैं, वो एक पुराने मंदिर का जो मेमोरियल बनना है और दूसरा जो एक स्मारक बनाया जा रहा है, पुण्य स्मारक, जो कि मार्टियर्स के लिए उनकी यादगार में एक तरीके से हम सबकी श्रद्धांजलि है, तो वह मेमोरियल भी बनाया जा रहा है। तो यह 2 चीज़ें ऐसी हैं जो निर्माण में कल की समीक्षा से ऐसा प्रतीत हुआ कि मार्च 2026 तक पूर्ण होंगी। बाकी सभी निर्माण कार्य हो जाएगा। यह अवश्य है कि प्रेमिसेस से बाहर, लेकिन भूमि जो ट्रस्ट की है उसके अंदर ही जो ऑडिटोरियम है, जो ट्रस्ट का दफ्तर है और विश्राम गृह है और जो म्यूजियम है, ये पूरा वर्ष 2026 में इसका कार्य चलता रहेगा। तो मुख्य यही निर्माण संबंधी बातें। कोलकाता में विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी से जुड़े बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम के दौरान भारी अव्यवस्था फैल गई, जिस पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को राज्य सरकार की प्रणालीगत विफलता यानी सिस्टेमिक फेलियर करार देते हुए प्रशासन और पुलिस की गंभीर लापरवाही की ओर इशारा किया। राज्यपाल ने कहा कि ये घटना अचानक नहीं थी, बल्कि इसकी आशंका पहले ही जताई जा चुकी थी। उनके अनुसार उन्हें पिछली रात ही आम नागरिकों से सूचना मिली थी कि कार्यक्रम के दौरान भीड़ प्रबंधन को लेकर गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस इनपुट के आधार पर उन्होंने राज्य सरकार को समय रहते आगाह किया और भीड़ नियंत्रण से जुड़े आवश्यक एहतियाती उपाय अपनाने की सलाह भी दी। हालांकि अगले दिन जो कुछ हुआ, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि पुलिस और प्रशासन ने उन चेतावनियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
परिणाम स्वरूप कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी, अव्यवस्था और असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे बड़ी संख्या में दर्शकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार को कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी किए। इनमें शामिल हैं घटना की न्यायिक जांच के आदेश, कार्यक्रम के आयोजकों की गिरफ्तारी, सभी टिकट धारकों को पूर्ण धन वापसी, आयोजकों के बैंक खातों को फ्रीज करना, सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आयोजकों से वसूलना। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए राज्यपाल ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई निवारक सुझाव भी सरकार को दिए। घटना की गंभीरता को रेखांकित करते हुए राज्यपाल ने कहा, बंगाल स्तब्ध है, पूरा भारत हतप्रभ है। उन्होंने इसे बंगाल की छवि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदेह बताया। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि इस अव्यवस्था का लियोनेल मेसी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, हम मेसी से प्यार करते हैं, हम मेसी का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि कोलकाता के प्रशासन ने मेसी जैसे महान खिलाड़ी के कार्यक्रम को रियल मेसी बना दिया। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों और आम जनता में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। विपक्षी दलों ने प्रशासनिक जवाबदेही की मांग तेज कर दी है। वहीं नागरिक समाज ने बड़े आयोजनों में सुरक्षा और तैयारी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार की कार्यवाही और संभावित न्यायिक जांच के निष्कर्षों पर टिकी हैं। This has been a clear case of systemic failure in government. To put it on record, last night itself, this was anticipated based on certain information which I received from the government. I told government, it was also issued through PTA, the precautionary steps that are to be taken in such a context, keeping in mind the requirements of congregation management. Today's incidents prove that none of those precautionary steps have been taken by the police. As soon as the Pell-Mell took place, suggestions were given or directives were given to government. Number one, order a judicial inquiry into the incident. Number two, arrest the organizers immediately. Number three, refund the ticket charges given by those who purchased the ticket. Number four, freeze the account of the organizer. Number five, obtain compensation for the damages done in the public property from the organizer himself. Certain suggestions were also given to ward off such incidents in future. One, there should be a standard operating procedure for such large congregation management. Next is, there should be an insurance scheme for the spectators, the premium to be paid by the organizer. A rapid action force should be put in place, I would say well-oiled and fighting fit, during the such events which take place in a crowded city like Kolkata. Similarly, other suggestions have also been given to government. I understand that the inquiry has been ordered. The main organizer has been arrested. Others are also to be arrested immediately. The refund has to be given promptly to the persons who purchase the tickets. Steps are yet to be taken for this, and also to freeze the account of the organizer. So this is a lesson. It's a, Bengal is shocked. India is aghast. Sports world is venomed because of this ugly incident that has taken place here. We love Messi, we respect Messi. But the authorities of Calcutta made Messi a real Messi. This is does not bring credit to anybody down the line. It has become a
international issue now, all because of the lack of foresight of the establishment here, which is something which should cause concern for all of us. We should call a spade, and take action. Now it is a square issue, squarely drawn. Nobody can escape from the responsibility for this mystery. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सपरिवार दर्शन करने के बाद अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने इसे अपने जीवन का एक अत्यंत सौभाग्यपूर्ण और आध्यात्मिक क्षण बताते हुए भगवान श्री राम के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि उन्हें अयोध्या की पावन धरती पर सपरिवार आने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए वे स्वयं को अत्यंत धन्य मानते हैं। उन्होंने कहा, इसके लिए मैं भगवान श्री राम का अत्यंत आभारी और कृतज्ञ हूँ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में रामलला विराजमान के दर्शन मैंने, मेरी पत्नी और मेरे माता पिता ने किए। ये सौभाग्य मुझे मिला है, ये भगवान की विशेष अनुकंपा है। उन्होंने आगे कहा कि श्री राम जन्मभूमि केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, मर्यादा, करुणा और कर्तव्य बोध का प्रतीक है। रामलला के दर्शन से उन्हें आंतरिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और नैतिक प्रेरणा की अनुभूति हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अयोध्या की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं के लिए की गई सुविधाओं और मंदिर परिसर की पवित्रता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये स्थल देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रभु श्री राम का जीवन और आदर्श कर्तव्यनिष्ठा, सत्य और लोक कल्याण की भावना को सुदृढ़ करते हैं, जो प्रत्येक नागरिक और लोक सेवक के लिए मार्गदर्शक हैं। अंत में ज्ञानेश कुमार ने भगवान श्री राम से देश में शांति, सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती के लिए प्रार्थना की और कहा कि ये आध्यात्मिक अनुभव उनके जीवन में सदैव स्मरणीय रहेगा। अयोध्या की पावन धरती पर मुझे सपरिवार आने का मौका मिला। इसके लिए मैं भगवान श्री राम का अत्यंत आभारी और कृतज्ञ हूँ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में रामलला विराजमान के दर्शन मैंने, मेरी पत्नी और मेरे माता पिता ने भी किए और ये सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। भगवान की असीम अनुकंपा है। जय भारत, जय हिंद। तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम दीपम से जुड़े विवाद को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने तमिलनाडु सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार हिंदू भावनाओं का खुलकर विरोध कर रही है। प्रकाश रेड्डी ने कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा दीप प्रज्वलन यानी दीपम जलाने को एक नया गढ़ा हुआ कार्यक्रम बताया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके अनुसार दीप प्रज्वलन कोई नया आयोजन नहीं, बल्कि हिंदू परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में इसे नकारना या उसकी वैधता पर सवाल उठाना सीधे तौर पर हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला कदम है। बीजेपी प्रवक्ता ने राज्य के रुख को दुर्भाग्यपूर्ण और हिंदू विरोधी करार देते हुए कहा कि ये केवल एक धार्मिक परंपरा का अपमान नहीं है, बल्कि राज्य में आस्था और विश्वास के अधिकारों पर चोट है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर धार्मिक परंपराओं को राजनीति के चश्मे से देख रही है। प्रकाश रेड्डी ने यह भी चेतावनी दी कि तमिलनाडु की जनता इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा, तमिलनाडु के लोग आगामी चुनावों में सरकार को इसका करारा जवाब देंगे। उनके अनुसार जनता लोकतांत्रिक तरीके से ये स्पष्ट कर देगी कि धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा करने वाली नीतियों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस बयान के बाद तिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया है। एक ओर जहां बीजेपी इसे आस्था और सांस्कृतिक पहचान का सवाल बता रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के रुख पर धर्मनिरपेक्षता और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर भी बहस छिड़ गई है। ये मुद्दा अब केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित न रहकर राज्य की राजनीति, आगामी चुनावों और धार्मिक अधिकारों से जुड़ा अहम विषय बनता जा रहा है, जिस पर तमिलनाडु की जनता और राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। And filed an affidavit in the High Court of Madras before the two judges bench before the High Court bench that it is a new manufactured lighting a deepam in particular hill is a manufactured new manufactured program, but it is unfortunate.
what the High Court also questioned, interesting question. High Court asked the Madras government of Tamil Nadu that what is wrong in lighting a lamp on the hills in Tamil Nadu on one day, on particular day. What is wrong in it? So lighting a lamp or doing something, a ritual program as far as Hindus are concerned, why you are opposing? Similar question was asked by many persons in this society, that when there was no loudspeaker for the Azan, but now the Muslim community is using loudspeakers in the mosque for Azan. When Islam was there was no loudspeakers, but still they are using it now. So there might be some change in the system. New systems may come. A temple like Tirupati will develop. A temple like some other temples in the rest of the country, like a Birla Mandir constructed in Delhi or Birla Mandir constructed in Hyderabad. Can you say that those are the new structures? They should not come. It is unfortunate that Tamil Nadu government claiming and giving such statement, such affidavit before the court is anti-Hindu. By and large, the Tamil Nadu government is exposed. They are anti-Hindu government, and people of Tamil Nadu will certainly will give a fitting answer when an election comes in the next 2026. They will throw away the anti-Hindu government. They will bring a secular government in Tamil Nadu. I hope so. आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें